देखिए चैप्टर अपन डिस्कशन कर रहे हैं एक्सेप्शन क्या होती है, एक्सेप्शन एरर्स होती हैं। जैसे अपन कई बार क्या होता है प्रोग्राम जब रन करते हैं तो हमको रन टाइम में क्या देखने को मिलती है, एरर देखने को मिलती है। तो एरर कितने टाइप की होती है, वैसे दो टाइप की होती है। कितने टाइप की, दो टाइप की। एक होती है कौन सी, आपकी कंपाइल टाइम एरर, यानी प्रोग्राम जैसे आप रन करते हो तो उस समय क्या होता है, आपका जो भी इंटरप्रेटर है जैसे, तो वो आपको एरर खुद दे देता है कि आपके प्रोग्राम में आपने जैसे कहीं लाइक मान लीजिए एक लूप लगा रहे हैं अपन, फॉर लूप या इफ एल्स ही लगा रहे हैं, इफ के बाद कोई कंडीशन लिखते हैं और यहाँ पर क्या लगाते हैं अपन, कॉलन लगाते हैं। और अगर सपोज ही कॉलन नहीं लगाया, आपने क्या लिख दिया, स्टेटमेंट लिख दिया है ना, और स्टेटमेंट ये आपने लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लगाया, फिर अपन एल्स लगाएंगे और सीधे एंटर करके यहाँ पर लिख देंगे, तो क्या होगा, ये हमारा जो इंटरप्रेटर है वो क्या करेगा, इसको एरर को मिल जाएगी, इसको एरर इसमें है ना आइडेंटिफाई हो जाएगी कि आपने यहाँ कॉलन नहीं लगाया, यहाँ पर क्या लगाया, कॉलन नहीं लगाया, दोनों जगह नहीं लगाया, तो वो एरर क्या हो जाएगी, आइडेंटिफाई हो जाएगी। तो ये एरर्स तो क्या हो जाती है, आइडेंटिफाई हो जाती है, वो अपने को खुद दे देगा इंटरप्रेटर। लेकिन कुछ एरर ऐसी होती हैं जो वो हैंडल नहीं कर पाता है, ठीक है ना। तो एरर को हैंडल कैसे किया जाए फिर, तो एरर को हैंडल करने के लिए क्या करते हैं अपन, एरर हैंडलिंग करनी पड़ेगी अपने को, है ना। तो वहीं पर अपन जो कंसेप्ट यूज़ करते हैं उसके लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग, मतलब कि जो एरर्स पाइथन खुद हैंडल नहीं कर पाता है उसके लिए हम क्या करते हैं, खुद हैंडल करते हैं, किसकी हेल्प से, एक्सेप्शन हैंडलिंग की हेल्प से। देखिए कैसे, एक एग्जांपल लेते चलिए, फिर समझते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। पहले एरर समझें फिर उसका सॉल्यूशन समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपन एक काम करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं, उसके अंदर एक इनपुट लेते हैं ए, एंटर ए, मतलब एक ही वैल्यू लेनी है अपने को, ठीक है। और फिर बी के अंदर क्या करेंगे अपन, बी का इनपुट लेंगे। तो यहाँ पर देते हैं मैसेज एंटर बी, दोनों में वैल्यू आएगी। अब मैं लिखता हूँ सी इक्वल्स टू ए डिवाइड बाई बी और प्रिंट करोगे इसको सी को, ठीक है। मैंने रन किया प्रोग्राम, तो मैं एक वैल्यू लिखता हूँ कितनी, 12, दूसरी लिखता हूँ क्या 9, तो कितना आंसर आएगा, जो भी आएगा आ जाएगा, दिखाई दे रहा है, इतना आंसर आया आपने। अब चलिए मैं फिर से प्रोग्राम को रन करता हूँ। मैंने क्या लिखा, 10 डिवाइड बाय 0, क्या होगा, ये देखो एरर मिली अपने को, यहाँ पर दिखाई दे रही, जीरो डिवीजन एरर। और ये कब मिलती है, जब आप किसी नंबर को किससे डिवाइड करते हो, जीरो से डिवाइड करते हो। तो ये एरर पाइथन हैंडल नहीं कर पाया, उसने अपने को क्या दी थी, एरर दी। एक बात बताइए, अगर मैं इसी प्रोग्राम को जब कैलकुलेटर में रन करूँ तो कैलकुलेटर में कोई ऐसी एरर आती है क्या, 10 डिवाइड बाय 9, तो आंसर मिल रहा है, ठीक है। मैंने लिख दिया 10 डिवाइड बाय 0, तो इसमें तो कोई एरर नहीं, इसमें क्या लिखा हुआ मैसेज आ रहा है, कैन नॉट डिवाइड बाय 0, मतलब हमारा सेफली जो आउटपुट है वो दिखाई दे रहा है एक मैसेज की फॉर्म में। एरर मतलब ऐसा प्रोग्राम हमारा क्रैश नहीं हो रहा है पूरा, ठीक है ना। तो हम चाह रहे हैं कि ऐसा यहाँ पर भी हो, तो पाइथन तो उस चीज़ को हैंडल नहीं करता है, तो फिर उस चीज़ को हैंडल करने के लिए हमारे पास जो रन टाइम में जो भी एरर आती है उसको रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास होता है क्या, एक चैप्टर जिसको अपन बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन एक रन टाइम एरर है जो रन टाइम में आती है, और उस रन टाइम को एरर को हैंडल करने के लिए हमारे पास जो चैप्टर होता है वो कौन सा होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है। आया क्या समझ में, तो ये दो अलग अलग चीज़ें, क्लियर है ना। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन किसको बोलेंगे, रन टाइम एरर को, कि जब हमको रन टाइम में क्या आ रही है, कोई एरर आ रही है और उस एरर को अगर हैंडल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए अपन यहाँ पर दो चीज़ें देखेंगे, एक इसके अंदर ट्राई अपन पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे अपन इसके अंदर क्या, कैच। क्या पढ़ेंगे, ट्राई एंड कैच। ये दो चीज़ें, कैच नहीं होती वैसे, उसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट बोलते हैं। कैच तो सी प्लस प्लस में बोलते हैं उसी को, है ना। तो एक्सेप्ट इस तरीके से ना, तो दो अपने को पढ़ने, एक ट्राई हो गया और एक क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो ये दो है अलग अलग। ये ट्राई क्या होता है, ट्राई के अंदर अपन वो कोड लिखते हैं जिसमें एरर आने के चांसेस होते हैं, ठीक। कौन सा कोड लिखेंगे जिसमें एरर आने के चांसेस, आपको लगता है कि अगर ये कोड चलेगा तो मेरा प्रोग्राम क्या होगा, क्रैश होगा रन टाइम में, तो वो कोड किस में लिखाएगा, ट्राई वाले ब्लॉक में, ठीक है। और एक ब्लॉक कौन सा होगा हमारा, एक्सेप्ट ब्लॉक, और ये क्या करेगा, इसके अंदर वो कोड लिखेंगे कि अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई एरर आई, देखो अगर एरर नहीं आई तो ट्राई ब्लॉक ही चलेगा पूरा, लेकिन ट्राई ब्लॉक में अगर कोई एरर आती है तो वो कहाँ जाती है, सीधे इस एक्सेप्ट ब्लॉक के पास जाती है, एंड एक्सेप्ट ब्लॉक क्या करता है, फिर उस एरर को क्या करता है, हैंडल करने का काम करता है। इतना क्लियर है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसमें कौन सा कोड लिखते हैं, कोड दैट माइट
माइट कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं दैट माइट कंटेन एक्सेप्शन, कि जिसमें एक्सेप्शन की कोई संभावना है, ऐसे लिख देते हैं एक्सेप्शंस। ठीक है, इसमें एरर के चांसेस होंगे, वो कोड इसके अंदर आएगा। एंड कैच ब्लॉक जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, तो कैच ब्लॉक, कैच की क्या बोलते हैं उसको वैसे, एक्सेप्ट ब्लॉक है ना, एक्सेप्ट ब्लॉक हैविंग रिस्पॉन्सिबल टू हैंडल अवर एक्सेप्शन है ना, हैविंग रिस्पॉन्सिबल टू हैंडल एक्सेप्शन, मतलब हैंडल क्या करेगा ये, एक्सेप्शन को क्या करता है ये, हैंडल करने का काम करता है। इतना क्लियर है? ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें। कुछ डाउट है क्या किसी को? नहीं? ठीक है, तो अभी तो देख लिया कैसा प्रोग्राम पूरा क्रैश हो रहा था। तो मुझे पता है मेरे प्रोग्राम में एरर कहाँ आएगी, कहाँ आएगी, B0 होगा तब, मतलब यहाँ पर एरर आएगी, इसमें तो कोई एरर नहीं आएगी। तो अपन एक काम करते हैं ना, पूरे कोड को ही कहाँ डाल देते हैं, ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख देते हैं। ये लिखा ट्राई ब्लॉक बनाया और ये लिख दिया अपन। बताओ इसमें कुछ डाउट है क्या? अगर देखो एरर नहीं आएगी तब तो ट्राई ब्लॉक ही चलेगा पूरा, और अगर एरर आई तो फिर इसके लिए क्या है अपने पास सॉल्यूशन। उसके लिए सॉल्यूशन है कि वो एक्सेप्ट ब्लॉक ही हैंडल करेगा उस एरर को। तो अपन यहाँ पर क्या करते हैं, एक्सेप्ट ब्लॉक लगाते हैं। अब सुनो, अब इसके बाद क्या होता है, हमको 3 टाइप की एरर मिलती है पाइथन के अंदर। एक होता है फाइल नॉट फाउंड एरर, एक जीरो डिवीजन एरर, और एक क्या करेंगे अपन, वैल्यू एरर। फाइल नॉट फाउंड एरर कब मिलती है, जैसे अपन जब फाइल हैंडलिंग इसके अंदर पढ़ेंगे, तो फाइल हैंडलिंग में क्या होगा कि फाइल नहीं मिलती है आपको, तो वहाँ पर क्या एरर देता है वो, कि फाइल नॉट फाउंड, आपकी फाइल नहीं। तो उस एरर को भी हैंडल करने के लिए कि वहाँ पर मैसेज आ जाए कुछ, है ना, एरर ना आए कि आपकी फाइल एग्जिस्ट नहीं है, फाइल नहीं मिल रही उसको, तो ऐसा करके कुछ मैसेज आप दे सकते हो, एक्सप्रेशन दे सकते हो। और अगर वैल्यू एरर कब आएगी, कि आपको जैसे मान लीजिए आपने किसी यूज़र से उसका नाम मांगा और आपने गलती से वहाँ इनपुट में क्या डाल दिया, कोई नंबर डाल दिया, तो वहाँ पर क्या मिलेगा आपको, एक वैल्यू एरर मिलेगा। और जीरो डिवीजन एरर कब मिलती है, कि जब किसी नंबर को आप किससे डिवाइड कर देते हो, जीरो से। तो अभी हमारा प्रोग्राम कुछ ऐसा ही है, तो कौन सा लगाना पड़ेगा अपने को, ये वाला लगाना पड़ेगा। ठीक है ना? ओके, तो देखो यहाँ पर लिखते हैं एक्सेप्ट के बाद अपन कि ये हैंडल तो करे, एक्सेप्ट क्या करता है, जो एरर आती है उसको हैंडल करता है, बट किस टाइप के एरर को हैंडल करना है उसको बताना भी पड़ेगा आपको। ये चलो ठीक है, मैंने नहीं बताया, सपोज दैट बताया क्या अभी मैंने, नहीं बताया, ये चलो बता ही देते हैं, फिर मैं नहीं बताऊँगा, एक अलग अलग चीज़ हो जाएगी दोनों। ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हैं, मतलब उसको ऐसे देखो। तो क्या किया मैंने बता दिया उसको कि जीरो डिवीजन एरर आए, मतलब नंबर जीरो से डिवाइड हो, तो क्या मैसेज आना चाहिए। तो मैं क्या आ रहा था उसमें, कैलकुलेटर मैसेज कैन नॉट डिवाइड बाय ज़ीरो, है ना, ऐसा मैसेज आ जाएगा। एक बार रन करते हैं, तो मैं एक ही वैल्यू कुछ एंटर करता हूँ 10 एंड बी क्या लिख दूँ 7, देखो आंसर आ गया। गलत आया कि सही है, ये तो सही है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, उसको जीरो से डिवाइड करके देखता हूँ, 10 डिवाइड बाय जीरो। अब देखो आपको एरर नहीं है। पहले क्या हो रहा था, यही चीज़ करी थी, देखो जीरो जैसे लिखा था प्रोग्राम क्रैश हुआ था। अब क्या हुआ कि वो एक्सेप्ट ने क्या कर ली, हैंडल कर ली अपनी जो एरर थी उसको, ये है एक्सेप्शन। ठीक है ना, कि रन टाइम एरर को क्या करना, हैंडल करना। तो एक तो ये अपन इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और मान लीजिए मैंने रन किया प्रोग्राम को, और यहाँ पर क्या लिखा, एक लिख दिया 5, एक लिख दिया मैंने 9, क्या लिख दिया 9, क्या लिख दिया 5 डिवाइड बाय 9। अच्छा बड़ा नंबर हो गया, छोटा कर दूँ क्या, 2 कर दिया मैंने, चलेगा नहीं चलेगा। देखो यहाँ पर अब क्या मिल रही है मेरे को, एक वैल्यू एरर मिल गई। क्या मिल गई अपने को, वैल्यू एरर मिल गई। तो वैल्यू एरर है, तो इस वैल्यू को भी, एरर को भी तो क्या करना पड़ेगा अपने को, हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो एक्सेप्ट कौन से एरर को हैंडल कर रहा है, ओनली जीरो एरर को। तो फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं वैल्यू एरर थे ना, क्या नाम था उसका, वैल्यू एरर था, हाँ ऑनलाइन पे ऐड हुआ क्या, कोई भी नहीं। तो यहाँ पर अपन गए और इसमें अपन लिख देते हैं क्या, क्या लिख दूँ, हाँ इनवैलिड इनपुट, ऐसा कुछ, ये ऐसा लिख देता हूँ, प्लीज़ एंटर नंबर, है ना, प्लीज़ एंटर नंबर ओनली। ठीक है ना, क्योंकि अपने को पता है ये एरर तभी आएगी जब नंबर नहीं डालेंगे, उसमें ये मैसेज दे दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जाता हूँ 5/3, तो चल रहा है। ठीक है, मैंने लिख दिया 100/7, क्या लिख देता हूँ 7। अब देखो क्या बोल रहा है, प्लीज़ एंटर नंबर, आया कुछ समझ में। तो ये हैंडल हो गई ना एरर, पहले एरर आ रही थी लेकिन अब क्या करा उसने, एरर को हैंडल कर लिया।
कुछ डाउट है क्या इसमें? लेट हो गया? हाँ, मेरे को टाइमिंग का मैसेज ही नहीं मिला। क्या बात है? हाँ, क्यों? फिर कौन सा मोबाइल अभी आपका? बंदा ने बोल रहा है कि कुछ पूछा कि नहीं। अच्छा, जब ये बोल रहा था बाहर है। हाँ, हाँ, बता रहा था। ठीक है। ये समझ में आ गया? अब देखो क्या है, मान लो मैं किसी भी टाइप की एरर हूँ, बट मुझे एक कॉमन मैसेज ही चाहिए। अब वो चाहे जीरो डिवीजन एरर हो या फिर वैल्यू एरर हो, तो उसके लिए क्या करेंगे फिर? क्योंकि डी जीरो डिवीजन एरर तो तभी चलेगी जब जीरो से डिवाइड करेंगे, सही है ना? और उसके अलावा ये होगा, और इसके अलावा क्या, ये कुछ भी नहीं हो सकता है ना? एक काम करते हैं अपन, सुन, तो फिर अपन यहाँ पर ही चलते हैं। ये देखो, अब मैं क्या करूँगा, ये हटा देता हूँ, ठीक है? हटा दिया मैंने, ओके। अब एक्सेप्ट ब्लॉक लगाया और इसके अंदर बस कुछ नहीं लिखते, ना जीरो डिवीजन ना फिर वैल्यू एरर, कुछ नहीं, सीधे आपको जो मैसेज देना है वो दे दो। क्या? डिवीजन नॉट पॉसिबल, ठीक है ना? हो ही नहीं सकता। आ रहा कुछ समझ में? तो देखो अब यहाँ लिख दिया मैंने 34/7, हाँ चल रहा है, बराबर आ रहा है आंसर। फिर लिख दिया मैंने क्या, 8/0, तो क्या बोल रहा है? डिवीजन नॉट पॉसिबल। और अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 2, यहाँ लिख दिया मैंने 4, अब वो बोल रहा है डिवीजन। तो सब केस में वो क्या बोल रहा है? डिवीजन। तो अगर एक कॉमन चाहिए तो आप ये मत लगाओ करो कि आपको स्पेसिफिक के लिए चाहिए, तो आपको फिर क्या करने पड़ेंगे, आगे एक जो रिजर्व वर्ड्स है, जीरो डिवीजन पहले से एक रिजर्व है ये, क्योंकि इसका काम क्या है, केवल जीरो डिवीजन एरर को हैंडल करना। ये लगाओगे तो क्या करोगे, वैल्यू एरर के लिए चलेगा केवल ये, ठीक है ना? इस टाइप से। और अगर आप चाह रहे हो कि नहीं हमको तो सबके लिए एक ही हो कॉमन, या फिर अगर यहाँ ऐसा कुछ कर लिखते हैं कि सबके लिए एक मैसेज देते हैं कि सम एरर ऑकवर्ड या एरर हैपन, ठीक है ना? ऐसा लिख दिया अपन, आया कुछ समझ में? तो अगर कुछ भी मैं करूँगा यहाँ पर ऐसा, क्या लिख दिया मैंने 5, तो क्या बोल रहा है, सम एरर हैपन, ठीक है ना? तो ऐसा चलेगा, कुछ डाउट? ठीक है, तो ये ऐसे अपन हैंडल करेंगे हमारी एक्सेप्शन को। चलो देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो मैं एक नंबर डाल रहा हूँ यहाँ पर, और वो नंबर डालूंगा तब तो प्रोग्राम सही होगा, ठीक है ना? लेकिन अगर नंबर की जगह कुछ और डाल दिया मैंने, तो वहाँ पर फिर क्या होगा, प्रोग्राम नहीं चलेगा। अगर हमने नंबर डाला है तो हमको नंबर रिटर्न में चाहिए कि 7 डाला तो रिटर्न क्या हो जाए, 7 रिटर्न हो जाए। तो इसी में पता है एक इसका एल्स पार्ट भी होता है, जैसे इफ का एल्स होता है ना, वैसे अपन क्या लगाएंगे, इसमें भी एक एल्स लगा सकते हैं। देखो कैसे, ये देखो, दिख रहा है? एक्सेप्ट लगाया अपन ने, पहले तो ट्राई लगा दिया कि आप क्या करो, एक नंबर डालो। अगर नंबर डालेगा तो क्या होगा पता है, नंबर बताता हूँ आगे, देखो आप, यू एंटर नंबर, यूजर से एक नंबर मांगेगा। अब हो सकता है आपने नंबर भी दिया या फिर नंबर नहीं भी दिया हो, कुछ और दे दिया उसको है ना, नंबर की जगह इनपुट में। तो फिर वहाँ पर अगर वैल्यू एरर आएगी, जब कुछ नंबर नहीं होगा तो क्या आ जाएगा, इनवैलिड इनपुट। और अगर आपने नंबर एंटर किया है तो फिर वो एल्स चलता है, पता है, यू एंटर नंबर, तो या तो ये चलेगा या तो ये चलेगा। जैसे इफ में कैसे या तो इफ चलता है या फिर एल्स चलता है, वैसे इसमें भी या तो ये वाला चलेगा या फिर ये वाला चलेगा। इतना क्लियर है? ठीक है, देखिए तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर एक नंबर ही लेते हैं, बट किसके अंदर, ट्राई के अंदर, क्योंकि एरर यहीं से शुरुआत होगी। तो इंट इनपुट और इसके बाद में गया एंटर अ नंबर, फिर इसके बाद क्या करेंगे अपन, एक एक्सेप्ट ब्लॉक बनाया और वैल्यू एरर दी नहीं, चलो ठीक है, ये लिख दिया मैंने क्या, वैल्यू एरर। और उसके बाद फिर प्रिंट करवाया क्या, इनवैलिड इनपुट है ना, इनवैलिड इनपुट, कि आपने इनपुट जो डाला है वो गलत है, इनवैलिड इनपुट है, ठीक है ना? आ रहा कुछ समझ में इसकी? कहाँ पे? अच्छा ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू एरर आएगी तो ये वाला चलेगा है ना, और नहीं होगी तो फिर क्या चलेगा, तो फिर इसमें अपन एक एल्स लगा देते हैं कि अगर ये नहीं चली तो फिर ये चलेगा, ठीक है? तो प्रिंट क्या कर दूँ मैं, यू एंटर या योर नंबर इज, योर नंबर, ये यू एंटर्ड ऐसा लिख देता हूँ, यू एंटर, क्या एंटर किया, TRD लगता है ना, यू एंटर्ड, क्या एंटर किया है, N, ठीक है, ऐसा कुछ। तो अब देखिए मैं 5 लिखता हूँ तो क्या लिखता है, यू एंटर्ड 5, क्या आपने क्या एंटर किया है? और अगर सपोज मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ
9 लिख दिया मैंने, तो क्या बोल रहा है वो, इनवैलिड इनपुट। आया कुछ समझ में, ठीक है ना। तो ये ऐसा काम करना है। तो इसमें ऐसा भी आप कर सकते हो, बट कोई मतलब नहीं इस चीज़ का, वो आप यहीं पे लिख सकते हो तो वहीं से भी काम हो जाएगा। मतलब वो थोड़ा है कि एक लाइन में अगर दिखाना हो आपको तो आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखो जैसे ये चीज़, अब आप ट्राई करोगे इसको कैसे लिखने की, अगर इस टाइप से, जैसे मान लो मैंने ऐसा लिखा, ये एक ही लाइन का है तो मैंने क्या करा, इसको सबको ऐसा ऐसा कर दिया, ठीक है। और अब मैं करा इसको रन, तो देखो यहाँ पर लिखा मैंने 5, यू 100 क्या आना 5, और अगर जैसे मैंने लिख दिया कुछ नाम ही लिख दिया, मान लो प्राइम ही लिख दिया, तो कुछ भी नहीं आ रहा। तो अगर एक लाइन का हो तो आप उसको छोटा करने के लिए ऐसा भी कर सकते हो। आया क्या कुछ समझ में, बट एक से ज़्यादा लाइन का होगा तो फिर वो तो वैसे ही लिखना पड़ेगा अपने को, है ना, ब्लॉक बना के। क्लियर है इतना, ये और छोटा हो जाएगा स्टेप से। तो ये आपकी एक्सेप्शन हैंडलिंग है कि रन टाइम में अगर एरर आया आपको तो आप उसको रिजॉल्व कैसे करोगे, इस टाइप से रिजॉल्व करोगे। आया कुछ समझ में, अगर ट्राई में वो डिवाइड वाला ऑपरेशन किया हाँ और जीरो डी वाले वेरिएबल में डाल दिया, तो फिर एल्स वाला चलेगा कि एक्सेप्ट जीरो डाल दिया तो, क्योंकि डिवाइड किया सुन जीरो करेंगे तो जीरो डिवीजन एरर आएगी ना, तो जीरो डिवीजन एरर ही वैल्यू चलेगा। एरर लिखा है अगर वहाँ पे, हाँ तो वैल्यू एरर के हिसाब से जीरो तो जीरो तो एक वैल्यू है ना, तो वैल्यू एरर नहीं चलेगा, वो चलेगा जीरो डिवीजन एरर ही चलेगा। मैंने बनाया तो दोनों ही तो है इसके अंदर, ये वाला भी है ना, ये दोनों जिसमें ले रखे हैं अपन, तो जीरो डालेंगे तो ये वाले ही चलेंगे। और जब वैल्यू की जगह कोई टेक्स्ट लिख देंगे तो नहीं, फिर एक ही एक्सेप्ट लगाया सिर्फ वैल्यू तो वैल्यू का लगा रखा है अपन ने, बस। फिर वो जीरो डिवीजन एरर ये देगा ही देगा, देगा ही सही वो तो, क्योंकि उसको हैंडल तब वो इससे हैंडल नहीं होगा ना। और जीरो डाला और जीरो से डिवाइड करेंगे तो इसकी एरर आएगी, और इसकी एरर आएगी तो ये एक्सेप्ट लगाना पड़ेगा, तब तक वो हैंडल नहीं होगा। वो केवल नंबर्स के लिए चलेगा, मतलब सॉरी नंबर की जगह आपने कुछ इनपुट ऐसा दे रखा है, टेक्स्ट या कैरेक्टर इनपुट दे रखा है, स्ट्रिंग इनपुट दे रखा है, तो ये वाला चलेगा। अदरवाइज जीरो से डिवाइड करेंगे तो यही चलेगा, ठीक है। आया कुछ समझ में, ओके ठीक है। अब देखिए इसके अंदर अपन समझते हैं नेक्स्ट किसको, स्टैटिक मेथड को, है ना। तो स्टैटिक मेथड क्या है अपनी, वो जान लेते हैं अपन। हाँ इससे मेरे को बताना किसी का कुछ बच्चा है क्या, यहाँ से स्टैटिक मेथड छोड़ दे तो मैं करवा ही रहा। सेट हो गया आप सभी के, रिकर्शन हो गया, प्राइवेट एट्रीब्यूट हो गए, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, अभी नहीं हुआ, चलो ठीक है उसको देखेंगे। सेट उप्स हो गया, उप्स हो ही गया, मेथड्स भी हो गई, इनहेरिटेंस भी हो गया, एक्सेप्शन बता दिया, इनकैप्सुलेशन अच्छा बता दिया था, प्राइवेट मेथड एट्रीब्यूट्स वगैरह वो सब उसी, एब्स्ट्रैक्शन हो गया था ना। अच्छा वो कॉफ़ी वाला एग्जांपल शायद किया था उस टाइप से, ठीक है ओके। अब बचा अपना क्या, स्टैटिक मेथड पहले समझ लेते हैं। तो देखो स्टैटिक मेथड क्या होती है, मेथड फंक्शन, ठीक है। देखो लेकिन स्टैटिक मेथड यहाँ थोड़ा अलग है, पता है, देखो कैसे। हाँ पहले तो टॉपिक का मैं नाम लिख देता हूँ, क्या स्टैटिक मेथड, ठीक है। अब देखिए स्टैटिक मेथड में क्या होगा, मान लीजिए मैं कोई क्लास बना रहा हूँ, है ना, और क्लास का नाम रखा मैंने क्या, एडिशन ही करवाना है मेरे को सिंपल, तो मैं क्या लिखूँगा, एक एड क्लास बना लेता हूँ और उसके अंदर दो क्या पास करूँगा मैं, क्लास के अंदर नहीं, क्लास के अंदर नहीं, फंक्शन के अंदर नहीं है वो तो डेफ एक फंक्शन बनाया मैंने क्या, कैलसी नाम से चलेगा ना, वो जो कैलकुलेट करेगा मतलब, ठीक है। तो ये दो अपन क्या लेंगे वेरिएबल, लेकिन यहाँ इसके पहले क्या लेना पड़ता है अपने को, सेल्फ, सही है। और मैं चाह रहा हूँ कि ये कुछ नहीं बस प्रिंट करें दोनों का क्या एडिशन, तो एडिशन प्रिंट कर लेके क्या लग देंगे अपन, एडिशन इज, और वैल्यू कहाँ से आएगी अपनी a प्लस बी से, इतना क्लियर है ना, यही होगा ना, ओके। अब एक काम करते हैं, अब इसको कॉल करना है, बताओ कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बनाया अपन ने कौन सी क्लास का, एक ए ही ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने, नाम ए तो अच्छा दे रखा है, तो अपन एक काम करते हैं इसको नाम रख देते हैं कैलकुलेटर, ऐसा कुछ कर देते हैं ना, अर्जुन इतनी लेट, ये देखो तो कैलकुलेट क्या किया अपन ने,
क्लास का नाम दे दिया, तो ऑब्जेक्ट भी अपन उसी के नाम से बनाएंगे, सी इक्वल्स टू मैंने कर दिया क्या, कैलकुलेट। ओके, अब मैं इसको कॉल करूँगा सीधे सी से, तो सी से कॉल किया अपन ने किसको, कैलसी को, तो कितने नंबर पास करने पड़ेंगे अपने को, 2। तो मेरा आंसर आना चाहिए, 2 भी दोनों का एडिशन है, वो आ रहा है। ठीक है, अब सुनो, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं सेल्फ हटा रहा हूँ, ये हटा दिया। अब बताओ फंक्शन कॉल होगा, होगा या नहीं होगा, एरर होगा नहीं होगा, सब हो रहा है मतलब, और कोई कुछ नया क्या हो गया, नहीं मैंने सेल्फ नहीं लगाया ना, सेल्फ हटाया यहाँ से। ऑनलाइन वालों से ही पूछ लेते, चलो एक काम करते हैं, वो क्या बोलना चाह रहे हैं। हाँ ऑनलाइन वालों बताइए क्या होगा इसमें, चलेगा कि नहीं, क्या नाम है, कुंदन, चल जाएगा सर। चल जाएगा, तुमने क्या बोला, कहाँ से चलेगा, बिना उसके चल जाता है क्या, करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होता है ना सेल्फ, तो कैसे चलेगा। ये देखो एरर दे दिया उसने, दे दिया ना, 3 आर्ग्यूमेंट देने ही, बट 2 तो उसके पास है, एक और देना पड़ेगा ना सेल्फ को, 3 का मिसिंग का एरर, सॉरी 1 मिसिंग का एरर देगा नहीं, तो देखो वो बोल रहा है कि 2 उसने कितने टेक करें, 2 उसकी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट 2 तो मिल गई, बट 1 नहीं दिए, 3 वर गिवन, मतलब 3 देने थे अपने को, और दिया कितने अपन ने उसको, 2 ही दिए, तो वो सेल्फ के बिना काम नहीं करेगा, क्योंकि सेल्फ इज़ अ रेफरेंस ऑफ करंट ऑब्जेक्ट है ना। सो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर हमारे पास ये मेथड होती है स्टैटिक मेथड, अगर आपको बिना ऑब्जेक्ट के क्या चलाना हो, अगर कोई फंक्शन चलाना हो तो आप क्या करोगे, यहाँ लिख देना केवल @स्टैटिक मेथड, आया समझ में। अब यहाँ किसी ऑब्जेक्ट की क्या है, ज़रूरत नहीं है, और जैसे ही मैं रन करूँगा तो ये चल जाएगा, दिख रहा है, आया कुछ समझ में, सेल्फ की जगह स्टैटिक। समझ में आया क्या। तो इसमें ऑब्जेक्ट का रेफरेंस नहीं जाएगा, इतना क्लियर है, ये डायरेक्ट कॉल हो जाएगा। बट अगर आप एक क्या बोलते हैं इसमें पता है, लेकिन डेटा नहीं सेव हो पाएगा आपका, ऑब्जेक्ट में डेटा थोड़ी जाएगा, ये 17 कहाँ जा रहा है, ये तो केवल टेम्परेरी है, कैसे बताऊँ, मतलब आप सोच रहे हो कि सी में जा रहा है क्या ए और बी का एडिशन, नहीं जा रहा ना, क्यों, बिकॉज अपन ऑब्जेक्ट के जो वेरिएबल होते हैं उसको कैसे लिखते हैं, सेल्फ ए प्लस ऐसा लिखते हैं ना, फिर सेल्फ बी, और उसको डालते किस में, अपन सेल्फ सी में डालते हैं, आ रहा कुछ समझ में, तब जाके वो उसमें जाता ना, बट ये ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं यहाँ पर, पता है ये केवल एक टेम्परेरी वेरिएबल्स हैं ए और बी, केवल ये इस फंक्शन के हैं, ये इनसाइड द फंक्शन है बट नॉट इनसाइड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट के अंदर करना होगा ना तो आपको यहाँ सेल्फ लिखना ज़रूरी होगा, और दूसरा अगर हम इस ए की वैल्यू को ले जाना चाहें किसमें, उस ए में, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, सेल्फ ए की वैल्यू को ए में डालो, सेल्फ बी की वैल्यू को बी में डालो, तब जाके वो किस में जाएगी वैल्यू, अपनी ऑब्जेक्ट में जाएगी। आ रहा कुछ समझ में, क्लियर है इतना, ये लिखना ज़रूरी होगा, बट सेल्फ नहीं है तो सेल्फ नहीं मतलब ऑब्जेक्ट भी नहीं है, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट में एडिशन में भी नहीं जाएगा। बस यहाँ क्या हो रहा है, क्लास से डायरेक्ट फंक्शन कॉल हो रहा है और वो एडिशन दिखा रहा है, बस ऐसा, मतलब टेम्परेरी रन करना आपको। लेकिन मान लीजिए अगर मैं ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाऊँ, अब बताओ बिना ऑब्जेक्ट की कॉल कर सकते हो क्या आप उसको, ये हटा दिया मैंने, अब बताओ अब ऐसा कॉल हो जाएगा कि डायरेक्ट नहीं होगा। एक तरीका और होता है फिर आपके पास, आप सीधे यहाँ पर यूज़ कर सकते हो क्लास का नेम, आया कुछ समझ में, क्लास का नाम दो, डॉट लगाओ, काम खत्म, ये भी आपका काम हो जाएगा, मतलब इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं तो वही कि जो एडिशन होगा वो प्रिंट तो हो जाएगा, बट वो ऑब्जेक्ट में सेव नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट में अगर डेटा डालना है तो ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल करना पड़ता है अपने को, अदरवाइज वो टेम्परेरी वाला काम है, बस काम चल जाएगा आपका। ये देखो दिख रहा है, आया कुछ समझ में कि नहीं, ठीक है ना, वो चल तो रहा है, जैसे अपन नहीं कई बार कहीं जाना होता है, मान लो गाड़ी नहीं है अपने पास, तो अपन एक काम करते हैं, रेंट से ले आते हैं, आज काम चला लो, तो वो रखने से आप एक दिन के लिए अपनी हो गई, वो रोज़ थोड़ी अपनी, परमानेंट नहीं है ना, वो डेटा अपने पास हमेशा नहीं है, वो टेम्परेरी है बस है, बट काम हो रहा है आपका उससे, लेकिन वो सेव नहीं हो रहा है कहीं, आ रहा कुछ समझ, बस उसको रन कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, काम खत्म। तो ऐसे ही टेम्परेरी अगर आपको कॉल करवाना है, चला के देखना है फंक्शन को, तो आप ये कर सकते हो, उसके आगे क्या लगा दो, बस स्टैटिक मेथड लगा दो, फंक्शन आपका कॉल हो जाएगा, या डायरेक्ट उसको क्लास के नाम से भी कर सकते हैं कॉल, बस ऊपर क्या लगा देना आप इसमें, स्टैटिक मेथड लगा देना,
और कोई रोल नहीं है इसका। खैर जैसे एग्जांपल और भी दे रखे हैं इसके, जैसे क्या प्रिंट करवाया है इन्होंने, एक हेलो से एक मैसेज प्रिंट कराया है ना, और एक वही कैलकुलेटर वाला तो बता ही दिया मैंने आपको, इसमें रिटर्न करवाया उन्होंने बस। और ये 2 नंबर को ऐड करवाया, यही करा ना अभी अपन ने, बस इसको कुछ नहीं एक नए वेरिएबल में स्टोर कर लिया, वो तो कर ही लोगे आप। इवन और चेक करवाया स्टैटिक मेथड से, बन जाएगा क्या ये वाला? हो जाएगा, देखो क्या हुआ, चलो बना ही देता हूँ। चेक इवन और ना, क्लास का नाम रख देते हैं अपन, क्या क्लास चेक एफ ऑड, ऐसा कर देता हूँ, ठीक है चलेगा। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक मेथड बनाएंगे और उसको डायरेक्ट कॉल करवाना है मुझे, तो मैं क्या लगा देता हूँ, स्टैटिक मेथड है ना। फिर क्या करेंगे, डेफ और फिर चेक इवन, इवन ऑड ही रख दूँ क्या, एव ऑड कर देता हूँ, चलो ठीक है। ये फंक्शन है ना, और इसमें सेल्फ तो लेना नहीं है अपने को, बस एक आर्ग्यूमेंट देना है मुझे, तो मैं n पास कर दूंगा। फिर यहाँ लिखूंगा कि n मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0। सो प्रिंट क्या करो, प्रिंट इवन है ना, इवन, इवन कैसे लिखेंगे, और नहीं तो क्या प्रिंट करो, ऑड प्रिंट करो है ना, तो वही एल्स लगाना पड़ेगा फिर अपने को, एल्स नहीं तो क्या लिख दो, प्रिंट कर दो क्या, प्रिंट कर दूंगा ना, रुको तो प्रिंट कर दो उसको ऑड है ना, ठीक है सही है। कहाँ आ रही है, दिख रही है, कहाँ आ रही है भाई, हाँ देखो रन करूँ तो हो जाएगा, नहीं होगा क्या, नहीं होगा ना। अब इसको कॉल करवाना है, बताओ कैसे करेंगे, तो स्टैटिक मेथड लगी हुई तो बिना ऑब्जेक्ट की भी कॉल कर लो, तो या तो उसको डायरेक्ट क्लास के नेम से ही कॉल करो, क्यों ही ऑब्जेक्ट बनाया अपन, तो चेक इवन और क्या करो, ईवॉड को फंक्शन को कॉल कर लो, ये वो ऑड, और उसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा ना, बट 8 दे दिए, चेक करते क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, फिर मैंने चलाया इवन ही आएगा, वो तो सही बात है, यूज़र से इनपुट तो ही नहीं रहा। यहाँ पर अपन कोई भी नंबर पास करेंगे तो या तो इवन आएगा या फिर क्या आ जाएगा, ऑड आ जाएगा। तो ये कि आप टेम्परेरी चला के देख सकते हो कोड्स को, बिना ऑब्जेक्ट के एग्जीक्यूट करना है तो आप ये लगा सकते हो, हालांकि इसका कोई इतना रोल नहीं है, यूज़ नहीं है, मेन काम आपका ऑब्जेक्ट से ही होता है, तो डेटा तो ऑब्जेक्ट में सेव करना ही पड़ता है अपने को, है ना, ठीक है ओके। तो ये समझ में आ गया, ग्रीट यूज़र वाला बन जाएगा क्या, अच्छा इधर आर्ग्यूमेंट के अंदर वो पास किया हेलो के साथ, वो मैसेज नाम दिखना चाहिए, हेलो और जो भी नाम एंटर किया है वो आना चाहिए, बन जाएगा ना ये भी, ग्रीटिंग मैसेज की नहीं, देखो जैसे कि एक वही क्लास बनी है अपन ने, किस नाम से, ठीक है, क्लास के अंदर एक फंक्शन है, लेकिन डायरेक्ट कॉल करना है तो @ लगा देते हैं, स्टैटिक मेथड लगा देते हैं, फिर डेफ लिख देते हैं, फिर क्या करते हैं अपन फंक्शन का नेम देते हैं, तो से हेलो, ऐसा एक फंक्शन का नाम दिया, सेल्फ तो लेना नहीं है अपने को, आर्ग्यूमेंट देना है ना अपने को, क्यों, तो अपन आर्ग्यूमेंट भेजेंगे क्या, नेम भेजेंगे एक है ना, और फिर प्रिंट क्या करवाएंगे अपन, हाय ऐसा करके, और फिर क्या प्रिंट करेंगे, हाय के बाद जिसका भी नेम होगा वो नेम, तो इसमें सेल्फ डॉट नेम तो लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। सीधे अपन क्या करेंगे, इसको कॉल कर देंगे, क्लास के नाम से कॉल किया, डॉट किसको, से हेलो को ना, तो से अंडरस्कोर कहाँ लगा से हेलो है ना, और बस यहाँ पर लिख देंगे अपन क्या, ये देखो आ गया, ठीक है, आया कुछ समझ में कि नहीं, है ना। तो इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल कर सकते हो स्टैटिक मेथड लगा के, ठीक है। चलो तो ये तो हो गई बात किसकी, अपनी स्टैटिक मेथड की। हाँ तो अब अपन आते हैं, पहले जानकारी ले लेते हैं अपन किसके, लूप तो सभी को पता है,
हाँ मैं बताऊँगा ना, ये इसको कंप्लीट कर लें आप, फिर उसके बाद वो तो कुछ नहीं, छोटा सा पार्ट है ना, बहुत छोटा सा है, 15-20 मिनट का चैप्टर है वो, ठीक है। अभी वो कंप्लीट करूँगा फिर हो नहीं पाएगा, ताकि मैं इसका इंट्रो तो बता दूँ, है ना, वो मंडे बता दूँगा मैं, है ना, ठीक है, मंडे के दिन कर लेंगे उसको। तो देखो लूप जो होता है वो क्या होता है, ये तो सभी को पता है कि एक ही क्या बोलते हैं आपका स्टेटमेंट बार बार क्या करता रहता है, वो रिपीट करता है ना। कोई भी अगर एक ही स्टेटमेंट या मल्टीपल स्टेटमेंट को आपको बार बार क्या करना हो, चलाना हो, तो अपन क्या करते हैं उसमें लूप लगाते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल लूप तो अपन ने लगाना सीखा है, लेकिन अब अपन सीखेंगे क्या, नेस्टेड लूप लगाना। नेस्टेड लूप क्या होता है, मतलब लूप इनसाइड लूप, क्या होगा, लूप इनसाइड अनदर लूप, मतलब एक ही लूप होगा, लूप इनसाइड अनदर लूप, ठीक है ना। मतलब उसी लूप के अंदर क्या होगा, एक और दूसरा लूप होगा, है ना। कैसे, जैसे मान लो एक वाइल लूप है और यहाँ उसकी कंडीशन लिखी हुई है, फिर उसके बाद इसी लूप में अपन ने क्या किया, आगे ही कुछ काम करा और फिर उसी के अंदर क्या लगा दिया, एक और लूप लगा दिया। आया क्या कुछ समझ में, और इसका फिर कुछ स्टेटमेंट, तो ऐसे मतलब ये लूप के अंदर लूप का होना क्या हो गया अपना एक नेस्टेड लूप है। चाहे वाइल में भी कर सकते हैं या फोर में, दोनों में कर सकते हैं अपन इसको, ठीक है। तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत बेसिक सा। मैं एग्जांपल में क्या लेता हूँ, मान लो मैंने एक वेरिएबल लिया आई, और आई में क्या लिया मैंने, 1 लिया। वाइल लूप तो पढ़ा ना सभी ने, आई को इनिशियलाइज किया कहाँ से, 1 से। मैंने बोला आई कहाँ तक जाएगा, 2 तक जाएगा, आई लेस देन इक्वल टू 2 कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद ये चलो आई लेस देन क्या कर देते, 3 कर देते, ठीक है। और फिर मैंने इसी के अंदर एक और लूप लिया, कौन सा, जे। तो जे वाले को इनिशियलाइज कर दिया 1 से, और उसको जे को भी क्या कर दिया मैंने, लेस देन 3 कर दिया। और मैंने प्रिंट करा किसको, जे को ही मान लो अपन प्रिंट कर देते हैं ऐसा। जे में जो भी नंबर आएगा मतलब वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। फिर इसके बाद जे चलेगा तो इंक्रीमेंट भी देना पड़ेगा, नहीं तो इंक्रीमेंट मिलेगा नहीं, तो वो एक वैल्यू को ही रिपीट करते रहेगा, प्रिंट करते रहेगा, और ऐसे वो इनफाइनाइट बन जाएगा। और फिर जब आई वाले लूप में आएगा तो फिर इंक्रीमेंट किसको देंगे अपन, आई को देंगे, बाहर तो दें इस वाइल के अंदर, इस वाले वाइल के बाहर, है ना, इस वाइल के अंदर ही देना ना, ठीक है। तो देखो आंसर मेरा क्या आ रहा है, 1 2 1 2। ये कैसा आया, क्या आई, क्या दिक्कत है, मैं तो नहीं दिखाएंगे उसको जरूरत पड़ेगी। हाँ सही, देखो इसमें क्या हुआ एग्जीक्यूशन, देखो आई मतलब आपका 2 बार चला और जे भी 2 बार चला है, ठीक है। बट प्रिंट किसको कराया अपन ने, केवल जे को कराया है ना। तो देखो हुआ क्या, इसका एग्जीक्यूशन ऐसे कुछ हुआ, पहले आई में कितना गया अपना, 1 से इनिशियलाइज हो गया, फिर उसने चेक किया कि क्या 1 छोटा है 3 से, हाँ, तो फिर उसको एंट्री मिली, तो जे कितना हो गया, इनिशियलाइज हो गया अपना 1 हो गया, कितना हो गया 1। अब चेक किया उसने 1 को कि 1 छोटा है क्या 3 से, हाँ है, तो उसने प्रिंट कर दिया जे को, तो जे में कितना है 1, ये 1 प्रिंट हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद फिर जे को इंक्रीमेंट मिला, तो जे कितना हो गया, अब 2 हो गया। अब जे के बाद कुछ है क्या, नहीं, जे के बाद तो ये लूप चलेगा जे वाला वापस, है ना, ये तो लूप के बाहर है ना, तो वो तो लूप के बाहर आने पर चलेगा, तो अभी तो जे वाला लूप चलेगा ना कंटिन्यू। तो अब 2 को चेक करेगा, 2 छोटा है क्या 3 से, है क्या, हाँ है ना। यहाँ पर फिर प्रिंट करेगा, जे की वैल्यू कितनी प्रिंट करेगा, 2 वापस से प्रिंट हो जाएगा। फिर जे को इंक्रीमेंट मिलेगा वापस, अब कितना हो जाएगा ये 3। फिर ऊपर जाएगा तो चेक करेगा 3 छोटा है क्या 3 से, नहीं है, तो वो क्या करेगा, उस लूप से बाहर करेगा, तो उसको ये वाला इंक्रीमेंट मिल रहा है आई का, आई कितना हो जाएगा 2। अब ये 2 वाले लूप के पास जाके चेक करेगा कि 2 छोटा है क्या 3 से, हाँ है, तो फिर वापस वो एंट्री मिलेगी, जे अब कितना हो जाएगा, वापस से वो 1 हो जाएगा। फिर 1 को चेक करेगा, 1 3 से छोटा है क्या, हाँ, फिर जे को फिर प्रिंट करेंगे, जे कितना होगा प्रिंट वापस 1, और फिर वही कि जे इंक्रीमेंट होगा 2 होगा, 2 को चेक करेगा 2 3 से छोटा है क्या, हाँ, फिर एंट्री मिलेगी, तो फिर जे प्रिंट होगा, जे वापस कितना होगा 2, अगेन जे को इंक्रीमेंट मिलेगा, जे कितना हो जाएगा ये 3, फिर ऊपर जाएगा 3 छोटा है क्या 3 से, हाँ वो तो होता ही, तो फिर बाहर कर देगा उसको, फिर आई को इंक्रीमेंट मिलेगा, आई कितना हो जाएगा अगेन ही 3 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो 3 को चेक करेगा, 3 छोटा है क्या 3 से, नहीं, तो वो आई वाले लूप से भी क्या कर देगा, उसको बाहर कर देगा फिर, ठीक है। इसलिए वो आउटपुट जा रहा था, वो 1 2 1 2 ऐसा आ रहा था, मतलब पहले एक बार आई वाला लूप चला, 2 बार ये चला, क्योंकि जे इंटरनल लूप अपना पहले काम खत्म करता है, फिर बाहर वाले को एग्जीक्यूट होने देता है वो, ठीक है ना, ऐसा। अब देखिए क्या है, मान लेते हैं अपन, ये आ रहा था ना 1 2 1 2 दिख रहा है, लेकिन अगर मैं इसकी जगह क्या कर दूँ, आई कर दूँ, तो पता है क्या आएगा 1 1 2 2 ऐसा आएगा, क्या आया 1 1 2 2, क्योंकि वो 2 बार जे वाला चला, तो आई कितना उस समय में 1 ही है ना,
तो और फिर ऊपर जाएगा तब आई बढ़ता है, तो अगली बार फिर चलेगा जे 2 बार। देखो कैसे। आई कहाँ से इनिशियलाइज हो गया अपना 1 से, 1 छोटा है 3 से, हाँ। जे कितने से इनिशियलाइज हो गया अपना 1 से, 1 3 से छोटा है, हाँ। तो प्रिंट कर दो किसको, आई की वैल्यू कितनी है अपनी, आई की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी। जे इंक्रीज हुआ, जे कितना हो गया 2, 2 छोटा है क्या 3 से, हाँ नहीं है कि नहीं ठीक है ना, समझ गए। फिर 2 को सॉरी आई को फिर प्रिंट किया, तो आई कितना है, देखो आई तो 1 ही है ना, आई में चेंज नहीं हुआ, इसलिए वो 1 ही प्रिंट होगा दोबारा से। आया समझ में। फिर उसके बाद जे को इंक्रीमेंट मिला, जे कितना हो गया 3, 3 छोटा है 3 से, नहीं है तो बाहर कर देगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब आई को इंक्रीमेंट मिल रहा, तो आई कितना हो जाएगा अब यहाँ से ये 2 हो जाएगा। फिर 2 को चेक करेगा, 2 3 से छोटा है, हाँ है। जे वापस से कितना हो गया 1, लेकिन 1 छोटा होगा 3 से, पर प्रिंट किसको करेगा, वो आई को ही करेगा, तो आई कितना है 2 है। फिर जे वापस कितना होगा, जे होगा आपका अगेन 2, 2 छोटा है क्या 3 से, हाँ। तो फिर एंटर देगा वो, फिर जे की जगह किसको, आई को ही प्रिंट करना है ना, आई कितना है 2 ही है। आया कुछ समझ में। और उसके बाद फिर अगेन क्या होगा, जे इंक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा 3, फिर ऊपर जाएगा 3 छोटा है 3 से, नहीं बाहर करेगा, आई को इंक्रीमेंट मिलेगा, आई फिर इंक्रीज होगा कितना हो जाएगा, ये भी 3 ऊपर जाएगा, 3 छोटा है 3 से, हाँ है, तो वो उसको बाहर कर देगा। तो ये आउटपुट मिलेगा 1 1 और 2। कुछ डाउट है क्या इसमें, नहीं तो ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। चलो अगर भाई एक बात बताओ, मुझे ऐसा कुछ प्रिंट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब बताओ। पहले तो चलो इसको छोड़ दो, रुक जाओ, ऐसा कुछ प्रिंट करना है 1 1 और 2 2, 1 2 1 1 1 आ रहा था उसको एक लाइन में करना है, और जो 2 2 आया था बाद में उसको एक लाइन में करना है। तो देखो पता आई की वैल्यू प्रिंट हो रही है ना, तो याद हो किसी को एंड इक्वल्स टू लगाया था अपन ने बीच में, नहीं आप आए नहीं बताया था मैंने, कुंदन मैंने बीच में कहीं बताया होगा, हाँ इससे न्यू लाइन में नहीं आता है, इससे क्या होता है पूरा आउटपुट जो है वो एक ही लाइन में आता है, अगर ऐसा लिख देते हो तो। ये देखो तो 1 1 2 2 एक ही लाइन में आ रहा है ना, ये लाइन चेंज नहीं होती इससे, ऐसा लगाओगे। अगर डैश लगा दोगे तो फिर वो डैश के साथ आएगा, मतलब ऐसा है। तो आपको क्या चाहिए वहाँ बीच में, अगर मान लो हल्का सा स्पेस चाहिए तो स्पेस दो तो स्पेस भी आ जाएगा, ये ऐसा होता है। लेकिन मुझे क्या करना है ना, मुझे देखो 2 प्रिंट हो जाएंगे, 1 1 प्रिंट होता है पहले, फिर उसके बाद वो लूप से क्या होता है बाहर आता है, तो बाहर जब आता है तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे लाइन चेंज करनी तो अपन एक प्रिंट लगा देते हैं। तो प्रिंट क्या करता है, जब भी प्रिंट चलेगा तो एक नई लाइन आती है, वो एक खाली नई लाइन दे देगा, वहाँ रहेगा कुछ भी नहीं, बस एक नई लाइन आएगी, फिर आई को इंक्रीमेंट मिलेगा, फिर वापस से जब लूप चलेगा तो फिर जो भी अगली बार लूप चलने में नंबर प्रिंट होंगे वो हमारी नेक्स्ट लाइन में होंगे, तो इसलिए वो ऐसा आउटपुट दिखेगा। आया क्या कुछ समझ में, है ना। ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ। तो ये जो स्लैश एंड का एन सोनालिका काम करता है, ये लाइन चेंज करने के लिए होता है। एंड का काम, हम्म। अच्छा एंड लाइन चेंज करता है, ओके। क्या कहा आपने, क्या बोला अभी, मतलब एंड एंड ई एन डी, एंड, अच्छा हाँ 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 वही, मतलब ऐसा है कि देखो प्रिंट जब भी चलेगा तो नई लाइन आएगी ना आपकी, आपको नई लाइन रोकनी है तो आप ये लगा दो एंड, कि नई लाइन ना आए, ठीक है ना। तो नई लाइन को रोकने के लिए, एंड करने के लिए, कि नई लाइन का एंड किससे करना है हमको, एक डैश से करना है, किससे करना है वो भी, तो अपने को कुछ नहीं करना है तो वहाँ पर लगा दो ऐसा, तो वो नई लाइन कि वहाँ ब्रेक हो जाएगा, वो उसी लाइन में चलेगा ऐसा, ठीक है ना। चलो अब मुझे बताओ ऐसा कैसे प्रिंट होगा, ये बताओ ये कैसे प्रिंट होगा। हाँ प्रवेश बोलिए ना। चलो आई इक्वल टू अपन करेंगे आई स्मॉलर देन इक्वल टू 5, आई इक्वल्स टू मतलब 1, ठीक है फिर, हाँ आई स्मॉलर देन इक्वल टू 5, हाँ और हाँ जे में भी कर देंगे जे स्मॉलर देन इक्वल टू 5। हाँ सही, क्योंकि रो देखा जाए तो कितने 5 है ना, आई मतलब आई ये वाले होते हैं ना रो हाँ वाले। अगर इसको समझें अपन तो देखो, क्योंकि पहले वो ऐसे चलता है पूरा रो में, है ना, ऐसे चलता है रो, मतलब ऐसा चलता है ना, ये रो वाइज चलता है,
उसके बाद फिर अगली रो में जाता है, फिर अगली रो में। तो पहली रो में क्या चाहिए, 1 ही चाहिए, मतलब 1 कौन है, पहली रो में आई ही रहता है, पता है ना। और आई मतलब रो जो है वो कितने जाएंगे, 5 तक जाएंगे, नहीं 1 से 5 तक नहीं, 6 लिखना पड़ेगा, तब जाके वो कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा। लेस देन इक्वल टू भी कर सकते हैं, एक ही बात हो जाएगी, वो भी कर देंगे, तो है ना, पता है ना ये तो अपन क्या कर देते हैं यहाँ पर, इसको 6 ही कर देते हैं। तो बेसिकली ये जो है ये किसको बता रहा है पता है, ये रो को बता रहा है, क्योंकि एक बार चलता है, एक बार चलता है तो जे कितनी बार चलता है, टोटल 5 बार चल जाएगा। ये 6 लिख देंगे तो वो भी 5 बार चल जाएगा। तो ये 5 बार चलेगा, लेकिन ये कितनी बार चलेगा, केवल एक बार। तो 6 बार जब ये चले तो चलना क्या चाहिए, प्रिंट तो 1 1 होना चाहिए ना 6 बार चलने में, और पहली रो के लिए तो प्रिंट आई को ही करना पड़ेगा ना, तो यहाँ आई ही लिखना पड़ेगा। इससे क्या होगा, पूरे में पहली रो में 1 आएगा, फिर जैसे ही वो 6 में बाहर करेगा तो आई 2 हो जाएगा, फिर अगली बार जब चलेगा तो आई 2 रहेगा, तो वो 5 बार 2 को प्रिंट करेगा, फिर 3 को प्रिंट करेगा, फिर 4 को करेगा, इस टाइप से। आया कुछ समझ में? ऑनलाइन वालों बताइए कहाँ कुछ समझना है। वो ऐसे कॉलम से, वर्टिकल कॉलम से ये रो है जी। एक काम करते हैं ना, अपन इसको चेंज कर लेते, थोड़ा ऐसा कुछ करना है मुझे, ये कैसे प्रिंट होगा, जे को मैं कुछ बोल रहा क्या, हाँ प्रवेश, कर देंगे उसमें रो में, जे को प्लस कर देंगे जे रो को के प्रिंट लिए। करेंगे ना, हाँ, जे जे को प्रिंट 1 होगा प्लस कर सर, देंगे, जे प्लस आई, नहीं आई सिर्फ प्लस जे जे को होता है ना। करेंगे ना, क्योंकि देखो J1 रहेगा, 1 छोटा रहेगा 6 से, तो J1 प्रिंट हो जाएगा, फिर J2 होगा तो 2 छोटा होगा 6 से, तो फिर J प्रिंट होगा तो 2 है J, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, तो ऐसे चलते आएगा वो, है ना, समझे कि ठीक नहीं। ये देखो ये प्रिंट हो जाएगा, 1 से 5 तक जाएगा, 6 में तो बाहर कर रहा है ना वो, फिर J1 से 5 तक जाएगा, फिर वो चलेगा J वाली वैल्यू, फिर J1 से 5 तक जाएगा, तो ऐसे 5 बार जाएगा। चलो एक काम करते हैं अपन, ऐसा कुछ बताओ मुझे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ऐसा कैसे करेंगे, या रुक जा 1 2 3 4, ये कैसे करेंगे, 5 तक, अच्छा देखो क्या बोल रहे हैं ऑनलाइन वाले, हाँ बोलिए। आई की वैल्यू को 5 तक ले जाएंगे और जे की वैल्यू को भी 5 तक ले जाएंगे। 5 तक, हाँ, मतलब एक इक्वल में लगा रहे हैं ना अपन वहाँ पे, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और 5 तक जाएगी। देखो एक तो जा रही है कहाँ तक, 4 तक जा रही है, तो मतलब इसको ये 5 तक, 4 लेस तक देन 5 तक ले जाएगी, जाएंगे। आई की ये आई वैल्यू। ऐसा रो होता है ना आपका, हाँ, ये ये रो है, वर्टिकल रो है। कॉलम होता है, ये कॉलम, आई की वैल्यू कॉलम 3 तक मतलब जे, देगी। वो हाँ 4 आई से की लेस देन लेनी पड़ेगी अपने को, ठीक है। आई की वैल्यू 4 रहेगी। तो इसी में अपन यहाँ पे देखो रो कितने हैं, 1 2 3, 3 रो है ना, तो इसको लेस देन 4 कर देंगे, हाँ अरे रो की 3 ही तो है 3 रो है ना, रो किसको बोल रहे हैं, इसको 1 2 3 ऐसा, रोज ऐसी होती है, कॉलम ऐसे होते हैं। तो कॉलम कितनी दिख रही है, पहला कॉलम है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 4 कॉलम, और रो कितने हैं, केवल 3 है, एक पहली रो, दूसरी रो, तीसरी, तो रो तो 3 है, तो लेस देन 4, और कॉलम कितने हैं, 5 4 है ना, 4 है तो 5 लिखना पड़ेगा। आ रहा समझ में, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 आ गया समझ में। अब देखो जैसे मान लो कि अपने को ऐसा कुछ प्रिंट करना है, स्टार बनाया अपन ने, चलो ये कैसे प्रिंट करेंगे, हाँ सीखो, जे को स्टार से जे को, स्टार से हाँ
हाँ जे को स्टार से एक्सचेंज कर देंगे ना। तो आप वही कुछ बोल रहे हैं ऑनलाइन में। कोई नहीं। तो यहाँ पर आपके कॉल रो देखे जाए तो 3 रो है। रो को लेस देन 4 ही रहने दो, और 5 है तो ये 5 कॉलम में तो 6 हो जाएगा ना यहाँ पे। 6 ओके, बस आई थिंक तो सब कंप्लीट ही है। आया आपको समझ में? ऐसे अपन अब शुरुआत करेंगे चैप्टर, मतलब अपना क्या बोलते हैं इसको, स्टार पैटर्न्स के लिए, है ना। तो स्टार पैटर्न के लिए इतना सब कुछ पढ़ा अपन ने अभी, ठीक है ना, जो स्टार ये वाले पैटर्न। तो खैर अभी तो बहुत बेसिक जाना है। अब कल से अपन, कल मतलब मंडे से अपन इसके अंदर एडवांस पैटर्न मतलब थोड़े थोड़े धीरे धीरे बनाएंगे। बाकी आप कोशिश कीजिएगा, मैं आपको घर के लिए कुछ दे रहा हूँ, अगर आपसे बने ऐसे कुछ पैटर्न तो आप बना करके लाएंगे, ठीक है। बन ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो और ही अच्छी बात है, मेरे को ही बनाने पड़ेंगे ठीक है। तो ये आपको बना करके ट्राई करने रहेंगी, ताकि ये है आपका ज़्यादा लॉजिक लगने वाला पार्ट है ना, इसमें सोचना पड़ता है। दिखवा आसान जाता है पर है नहीं वो, इसलिए इसमें लॉजिक आपको सोचना पड़ेगा, है ना। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या बना सकते हैं अपन, हाँ एक ये भी कर सकते हैं इसी में 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 एंड इसके अलावा हाँ वो भी ABCD भी हो जाएगी, किसी का नाम हो जाएगा, हैश हो जाएगा बार बार। क्यों क्या हुआ? हाँ कुंदन, नहीं नहीं क्या हुआ कुंदन? सर वो डायमंड स्टाइल वो प्रिंट करवाने का बोला, सोच रहा था, तो वो एंट्री हो गया तो फिर आपके पास चला गया। डायमंड ये क्या होता है डायमंड स्टाइल, अच्छा सर वैसा पहले व्यू, पहले पहले ऐसा 5 स्टार, फिर उसके बाद 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, हाँ मैं और समझ फिर गया समझ डबल गया। से फिर 2, 3। फाइन, इन दोनों को मिला दो, मतलब कुल मिला के ऐसा ना, इधर से भी और इधर ये इसका उल्टा इधर भी रहेगा ऐसा ना, हाइट वाला। काइट वाला वैसा बोल रहे हो। हाँ हाँ, बनाएंगे बना, अरे ये तो बनाओ पहले, इतना तो बनाओ वो सर सारे बना लेंगे, सब C++ में किए हुए हैं। ये बनाओ ना, बनेंगे बनेंगे बनेंगे, वो भी बनेंगे। पहले ये मैं दे रहा हूँ, ये वाला आप ट्राई करना, बेसिक बेसिक दे रहा हूँ अभी तो ये आप ट्राई कर सकते हो। बाकी इसके अलावा आप पाँच में मुझे वो तो 5 5 वाले में था, ऐसा है ना डिक्रीमेंट, ये कब कराया मैंने, ठीक है। इतने आपको ट्राई करके लानी है, ठीक है। तो सब आप बना के लाइएगा, मैं शेयर कर देता हूँ उसको आपको। क्या बात कर रहे हो? अरे हाँ कल का यार मत पूछो, मतलब कर दूँ।